अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। मार्जिन एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में ना पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया है मार्जिन एब्जॉर्प्शन का ऑटम 22, और जो पिछली क्लास में खुद ही बना के सवाल कराया था वही कहा है दोबारा। फिर लेक्चर 61 में वो ऑटम 22 डिस्कस करके फिर एक प्रोसेस मिक्स वाला सवाल होमवर्क दूंगा। फिर वो लेक्चर 63 में डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस अपनी बुक में मैंने इसको रखा हुआ है चैप्टर 9। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज है, पहले इस पे करते हैं बात, फिर वेरिएंस बताऊंगा वेरिएंस क्या है। अगर किसी बिजनेस ने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, यानी उसकी फिजिकल हालत भी और खर्चे भी कंट्रोल रखने हो ना, जैसे कोई बहुत मशहूर खाने की जगह हो, रेस्टोरेंट हो, तो उन्होंने जो अपने खानों का एक जायका स्टैब्लिश करवाना है तो उनको उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेसिपी बनानी पड़ेगी, ताकि अगर उनके जितने भी कुक्स हैं वो अगर छोड़ भी जाएं, कोई नए लोग भी आ जाएं, तो वो आके अपने ही मसाले ना डाल रहे हो उसमें, वो उसी स्टैंडर्ड रेसिपी के मुताबिक चल रहे हो। स्टैंडर्ड तो कोई भी काम करने का अगर स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, जैसे टाइमिंग्स, ऑफिस की टाइमिंग्स स्टैंडर्ड, अगर ये हम लेबर में पढ़ चुके, लेबर को कहना हो कि जी ये यूनिट जो है ना इतने घंटे में बनना चाहिए, उसको टाइम लेने का स्टैंडर्ड बना दिया। फिर इसी तरह से अगर जैसे मैं खाने की बात कर रहा था तो वो एक स्टैंडर्ड रेसिपी बना दें। इसी तरह प्रोडक्ट बनना कैसे है, उसमें कितना कपड़ा लगना है, कितना धागा लगना है, इसका भी स्टैंडर्ड सेट कर दें ताकि एक क्वालिटी मेंटेन हो सके। अब इस क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए भी कुछ बिजनेसेस यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब यह है कि बिजनेस हर साल के शुरू में एक टारगेट सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि जो प्रोडक्ट बनना है एक यूनिट कितने में बनना चाहिए। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर अच्छा, अभी वो जो कहानी बता रहा हूं ना, को 2-3 जुमले अंग्रेजी में लिख भी दूंगा। हर साल के शुरू में बिजनेस अपने प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेगा और उसमें वो क्वांटिटेटिव डिटेल भी लिखेगा और अमाउंट्स की डिटेल भी लिखेगा। यानी बिजनेस उसमें अपने इस साल के लिए सारे वर्कर्स को टारगेट सेट करके देगा कि प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल एक्स लगना चाहिए 2 किलो, और ये भी मार्केट से अच्छी तरह सप्लायर ढूंढ के लाना, ये 200 रुपए किलो से ज्यादा ना मिले। तो ऐसा करने से एक प्रोडक्ट का यूनिट बनाने में 400 रुपए का मटेरियल लगेगा। अच्छा, इस रुपए और इस रुपए में क्या फर्क है?
ये जो मटेरियल लग रहा है ये उसका रेट है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर क्या बता रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल एक्स। फिर मटेरियल वाई लगने चाहिए 3 किलो, ये मार्केट से 500 रुपए किलो मिल जाना चाहिए। फिर इसके अलावा डायरेक्ट लेबर, स्किल्ड लोग भी चाहिए और अनस्किल्ड भी चाहिए। स्किल्ड वाले बंदे से 1 घंटा काम लेना होगा इस एक यूनिट बनाने के लिए। तो इस बिजनेस ने साल के शुरू में अपने स्किल्ड वर्कर को टारगेट सेट कर दिया कि भाई 1 घंटे में बनाओ, बस बहुत है, और तुम्हें हम 400 पर आवर इसके लिए पैसे दिया करेंगे। और जो उसके हेल्पर्स होंगे 3 लोग चाहिए होंगे, 3 घंटे हो गए। 1 घंटा जो ये स्किल्ड वर्कर काम कर रहा होगा उसी के साथ 3 लोग काम कर रहे होंगे, तो 3 घंटे बन गए ना, कि स्टिल 1 घंटा रहा। लेकिन हम लोग जब पहले लेबर आवर्स लेते थे, वो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेबर, तो उसमें मैं जो लेबर आवर्स का कॉन्सेप्ट दे रहा था वो ये नहीं था कि घड़ी के हिसाब से कितने घंटे, वो 2 चीजों का मल्टीपल था। यानी 4 घंटे घड़ी के मुताबिक अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो हम कहते थे 40 आवर्स। ठीक है, हम कैलकुलेशंस के अंदर जो लेबर आवर्स कह रहे होते हैं वो सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं है, वो नंबर ऑफ वर्कर्स भी हैं। तो हम इसको 40 आवर्स कह रहे होंगे। जैसे अगर 4 लोग मिलके 1 घंटा काम कर रहे हैं, जिनमें से 1 स्किल्ड और 2-3 अनस्किल्ड हैं, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर स्किल्ड लेबर का चाहिए, 3 आवर्स अनस्किल्ड के चाहिए। वैसे घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो 1 घंटे में काम हो रहा होगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ वर्कर्स भी है ना, देखो अगर 1 ही घंटा है, काम होने में 1 घंटा ही लगना है, लेकिन एक स्किल्ड वर्कर होगा जिसको 400 रुपए पर आवर दे रहे होंगे, और 3 लोग अनस्किल्ड होंगे जिनको 150 पर आवर दे रहे होंगे। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो आवर्स होते हैं ना, ये सिर्फ घड़ी के मुताबिक टाइम नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी शामिल करने के बाद का रिजल्ट होता है। रंग ही खराब कर दी मेरे यार, 150। वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक मशीन आवर चाहिए होगा, और उस 1 घंटे मशीन चलने से वेरिएबल ओवरहेड 70 रुपए हुआ करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड 40 रुपए हुआ करेंगे। तो बिजनेस ने साल के शुरू में अपनी सारी प्रोडक्शन टीम को एक टारगेट दे दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 28। अच्छा, पक्की बात है, चलो सही कह रहे होंगे। इस बिजनेस ने साल के शुरू में 1 यूनिट बनाने का टारगेट दे दिया अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम को। इसमें टारगेट क्वांटिटी का भी है, अमाउंट का भी है। यानी उनको ये कहा है वर्कर्स को कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल एक्स 2 किलो लगना चाहिए, वाई 3 किलो लगना चाहिए। देखना इससे महंगा ना मिले, इसके अंदर अंदर ही हो, बस इतने तक का खरीद के लाओ, ढूंढ के लाओ कहीं से भी। ये वर्कर्स ढूंढ के लाने हैं, ये रेट ऐसे ज्यादा नहीं हमने उनको देने, इसी के अंदर अंदर अरेंज करो। मशीन 1 घंटे के अंदर अंदर बनना चाहिए यूनिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड साल के शुरू में बनाया गया, 1 यूनिट कितने में बनना चाहिए इसका टारगेट है। और अगर बिजनेस में बहुत स्टेबल सब चल रहा है, ना महंगाई हो रही है, ना लोग की एफिशिएंसी खराब हो रही है, तो साल हर साल भी ये चल सकता है। अदरवाइज हर साल के शुरू में तो बनाते ही होंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मकसद दुनिया में आने का यह है कि बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कॉस्ट्स मेंटेन करने के लिए अपनी प्रोडक्शन टीम्स को स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, और हर साल के शुरू में 1 यूनिट कितने में बन जाना चाहिए इसका अपनी प्रोडक्शन टीम के लिए टारगेट सेट करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी है और आगे उनकी अमाउंट्स भी हैं।
ये है इसकी कहानी। बल्कि अपनी ज़बानी कुछ लिख ही लें, 2-4 लाइनें। चलो दोबारा बता देता हूँ। अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ मेंटेन रखने के लिए, अपने खर्चे कंट्रोल रखने के लिए, बिजनेसेस प्रोडक्शन टीम के लिए टारगेट, प्रोडक्शन टीम के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। और हर साल के शुरू में प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है और उनकी अमाउंट्स भी होती हैं। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं सर दोबारा बता दें, आप थोड़ा सा रिवाइंड करें फिर चला लें। अच्छा देखिए, अगर आप मेरे अल्फाज याद करके उनको लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो तो सुनते ही भूल रहे हैं। अपने आप को समझाना है आपने अपने अल्फाज में। फिर बता देता हूं भाई, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बिजनेसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। और हर साल के शुरू में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, ताकि अपनी प्रोडक्शन टीम को बता सकें कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज, कितने कितने, किस किस रेट वाले लगने चाहिए। जी, ये जो क्वालिटी को कहते हैं कि इतने रुपए की लाए, अगर वो सर कम पर मिल जाए मार्केट से, तो फिर उसके लिए हल्की क्वालिटी या लेकिन प्राइस उसकी कम होगी। ये अभी ना जब वेरिएंसेस के हम सवाल और उनके रीजंस तक पहुंचेंगे ना, उसमें आ जाएगा जवाब इसका। रेहान एक मिनट पॉज करना। जब ये वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें आ जाएगा इसका जवाब जो आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, थोड़ी सी कहानी लिखनी थी, लिख ली। अच्छा, बाकी और साथ साथ आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी स्टैंडर्ड ही से रिलेटेड ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए आप आइए पेज 169, पेज के एंड पे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। रेहान, ये टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड हैं और ये 3-3, 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं। इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं आसान से।
फिर उसको अपनी अंग्रेजी में आप अगर ना बयान कर पाएं तो उसके लिए ये पढ़ लेना, लेकिन रट्टे की जरूरत नहीं है, आपको समझा देता हूं मैं, ये आसान से ही है। ये टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ये हैं। अच्छा, अभी वो किसी मासूम इंसान ने पूछा था कि साल के एंड पे बनाते, नहीं भाई, साल के शुरू में बनाते हैं। हर साल के शुरू में उस साल का टारगेट रखते हैं कि इस साल में अब एक यूनिट कितने का बनना चाहिए, ताकि फिर वो प्रोडक्शन टीम को टारगेट दे देते हैं। तो ये हर साल के शुरू में बनाया जाता है। अगर ये स्टैंडर्ड साल के शुरू में बन रहा है, अगर ये स्टैंडर्ड ये सोच के बनाया गया है कि अभी इस वक्त, यानी जस्ट पिछला साल जो एंड हुआ था, इस वक्त के हालात को सामने रख के बनाया गया, हालात से मुराद रेट्स भी हैं और अभी इस वक्त हमारे लोगों की एफिशिएंसी भी है, तो इसको कहते हैं करंट स्टैंडर्ड। नाम से पता चल रहा है, इन 4 नामों में देखें, वो करंट स्टैंडर्ड है। तो नाम से पता चल रहा है कि अगर ये स्टैंडर्ड कार्ड अभी इस वक्त की महंगाई का लेवल और अभी इस वक्त की एफिशिएंसी मतलब वर्कर अगर बाप का माल समझ के लगा रहे हैं तो हो सकता है वो 4-4, 5-5 किलो भी बर्बाद कर देते हो। तो इस वक्त जो उनका एफिशिएंसी लेवल है उसको सामने रखते हुए जो स्टैंडर्ड बनाए हैं वो करंट स्टैंडर्ड है। अच्छा, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होगा? आइडियल, बिल्कुल परफेक्ट सोचते हुए कि सब ईमानदार लोग हैं, कोई सुस्त नहीं है, सब काबिल हैं, मटेरियल भी सारा का सारा अच्छा होगा, कोई खराब नहीं निकलता होगा, सब कुछ परफेक्ट हुआ, कोई बिजली का मसला नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट हो तो एक यूनिट कितने में बनना चाहिए। अगर ये सोच के स्टैंडर्ड बनाया गया तो उसको आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं। अटेनेबल क्या लगता है नाम से? अटेनेबल स्टैंडर्ड, जो अभी से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया हो, लेकिन शाबाश शाबाश, हिम्मत करो, शाबाश, कर लोगे। लेकिन वो जैसे आपको अगर कहा जाए कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको कहा जाए नहीं 3 घंटे पढ़ना है, शाबाश कर लोगे, ये अटेनेबल है। लेकिन अगर कहें कि 25 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है, तो ये अटेनेबल नहीं है। तो अटेनेबल स्टैंडर्ड वो है जो करंट से तो थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन फिर भी पॉसिबल है, इसको अटेनेबल कहते हैं। और बेसिक स्टैंडर्ड, ये को पास्ट में ओवर अ पीरियड एवरेज किया हुआ। तो ये 4 नाम हैं, ये आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। तो अगर इनके बारे में खुद ही आप अपने अल्फाज में 2 लाइनें लिख सकते हो तो बहुत है, नहीं तो इनका जितना हेल्प लेनी है ले लेना। करंट जो है ना वो अभी इस वक्त है, और जो बेसिक है वो ओवर अ पीरियड एवरेज है। ओवर अ पीरियड पिछले 4-5 साल 10 साल से क्या चल रहा था। चले, ये थ्योरेटिकल इतना ही था बस। अच्छा, ये जो करंट है अभी के हालात और बेसिक है ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स जो एवरेज चल रहा है, यानी पिछले 8-10 साल से इतना हमारा एक पैटर्न चल रहा है, वो बेसिक है। अच्छा, आपको सवाल में ना ये टेस्ट नहीं होगा कि ये आप बेसिक स्टैंडर्ड बना के दिखाएं, आपको तो स्टैंडर्ड कार्ड सवाल में दिया होगा। न्यूमेरिकल के लिए तो स्टैंडर्ड कार्ड बना के दिया होगा। अब ये जिसने भी स्टैंडर्ड बनाया उसने क्या सोच के बनाया है, ये उसके मुताबिक ये टाइप्स हैं, तो ये थ्योरेटिकल ही हैं टाइप्स। बन गया स्टैंडर्ड। अच्छा, बिजनेस क्यों बनाता है हर साल के शुरू में स्टैंडर्ड? अब वो अपने प्रोडक्शन टीम को टारगेट मिल गए, तो मेन अगर हम उनके यूजेस कह लें तो ये टारगेट सेटिंग हो गई। इससे क्या होगा कि इन लोगों के पास जो खर्चा करना होगा उसको कंट्रोल करने का टूल बन जाएगा। फिर इसी को ही यूज करके बजट्स बनाते होंगे। बजट कब बनता है? साल के शुरू में, तो इसको यूज करके बजट बन जाएगा। फिर लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, इसके मुताबिक किया कि नहीं किया, तो उन लोगों की परफॉर्मेंस मेजरमेंट में काम आता होगा। फिर कुछ बिजनेसेस, सारे नहीं, कुछ बिजनेसेस इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक मेथड भी यूज कर सकते हैं, यानी क्लोजिंग फिनिश गुड की कॉस्ट 28-60 के ऊपर मेजर कर सकते हैं।
फाइफो पे कर लें, वेटेड एवरेज पे कर लें, या फिर इस पे कर लें। कुछ बिजनेसेस इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड भी यूज कर सकते हैं, यानी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है ना, कुछ बिजनेसेस इसको भी एज अ वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ बिजनेसेस, सारे नहीं, इनकी बेस पे अकाउंटिंग भी करते हैं। आपसे वो अकाउंटिंग नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि कुछ बिजनेसेस अपनी जो इंटरनल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट्स को भी यूज कर रहे होते हैं। आपका काम बहरहाल कुछ कैलकुलेशंस करना है और उनके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, वो प्रैक्टिस होगी तो डिस्कशन पता लगेगी। चले जी, अब आते हैं असली मुद्दे पे। साल के शुरू में बजट बनाया। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ एक चीज बता दूं, और ये जो कार्ड नोट किया ना अगर आपने, तो इस लाइन को हाईलाइट करके एक नोट ये लिख लें कि बिजनेस अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है तो फिर उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये लाइन नहीं आएगी। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉलोअर है तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में फिर ये फिक्स वाली लाइन नहीं आती है। लिखा, ये वाली बात लिख ली। साल के शुरू में बिजनेस ने बजट बनाया और उस बजट में ये नजर आया कि हम इस साल 40 मिलियन का प्रॉफिट कमा लेंगे। जबकि साल जब गुजरा और बिजनेस ने जो असल में परफॉर्म किया वो इन्होंने 28 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। अब इसको रीजंस ढूंढने चाहिए या ओ शिट कह के आगे बढ़ जाना चाहिए? ओ शिट कह के आगे बढ़ जाना चाहिए। जबरदस्त। अब यस करके आगे बढ़ जाना चाहिए, रीजंस ढूंढने चाहिए। ये कुछ यही वजह होती है कि दोबारा आके बैठना पड़ता है क्लास में, है ना? तो अगर तो जो सोचा था उससे बुरा परफॉर्म हुआ या अच्छा परफॉर्म हुआ, अगर तो तुक्के लगाने ना बिजनेस ने, तो फिर तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हुआ। लेकिन अगर
अच्छा हुआ और उसको कंटिन्यू करना है, बुरा हुआ तो उसको ठीक करना है। तो ये तभी होगा जब इस 12 मिलियन के हम रीजंस ढूंढेंगे। अच्छा, इस 12 मिलियन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? या तो सेल्स या खर्चे, या सेल्स कम हुई या खर्चे ज्यादा हुए। अच्छा, सेल्स क्यों कम हुई और डिटेल में चलते हैं। सेल्स क्यों कम हुई? या प्राइस वो नहीं ले सके, या यूनिट्स वो नहीं बेच सके। कॉस्ट, या तो मटेरियल का मसला था, या लेबर का मसला था, या ओवरहेड्स का मसला था। मटेरियल का मसला क्यों हुआ? हो सकता है हमें मटेरियल महंगा मिला, हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा लगी हो। तो यही सब डिटेल पॉसिबल लेवल्स तक जाके रीजंस ढूंढना, इस सारी मेहनत को वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, उनको एनालाइज करना कि जो सोचा था अगर वो नहीं हुआ, या तो खर्चा ज्यादा हुआ या कम हुआ, इनकम ज्यादा हुई या कम हुई, क्यों कम हुई क्यों ज्यादा हुई, या तो प्राइसेस में फर्क पड़ा या यूनिट्स में फर्क पड़ा। तो इनके रीजंस को डिटेल लोएस्ट पॉसिबल तक ले जाना और उसकी कैलकुलेशंस करना, इसको वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। अब हमने आगे इन्हीं के मुख्तलिफ फार्मूले पढ़ने, बहुत सारे। तो पहले करते हैं कॉस्ट के वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस करा रहा हूं शुरू। ये ज्यादा है ये कम है, पहले कॉस्ट वेरिएंसेस करा रहा हूं।
अच्छा, अब ना एक स्ट्रेटजी समझ लें। काफ़ी सेशंस पहले मैं ये सारे फार्मूले ना बोर्ड पे लिखा करता था, और मुझे फील हुआ कि फार्मूले हैं बड़े थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ। तो जब आप लोग बोर्ड पे देखते हैं तो आपको नज़र कुछ और आता है, फिर रजिस्टर पे लिखते लिखते वो चेंज हो जाता है। तो मैंने उसमें फिर बेहतर ये समझा कि मैं ही लिखे हुए फार्मूले प्रोवाइड करूं, ताकि वो जो दे के रजिस्टर पे एच को आर कर देना और सी को एस कर देना, उससे बच जाए। तो इसलिए ये फार्मूले मैंने बुक में लिखे हुए हैं, समझाऊंगा मैं बोर्ड पे ही, यानी बोर्ड पे मैं फार्मूला ड्राइव करके ही दे रहा हूँ, आपको मिसाल से समझा रहा हूँ। वो भी सब लेक्चर किसी ने नोट करने हो तो बेशक जरूर करे, लेकिन फार्मूले याद करने के लिए मैंने फार्मूले फिर किताब में लिख दिए हुए हैं। जब किताब नहीं बनाई थी तो ये नोट्स दिया करता था, अब किताब बना दिया तो उसमें डाल दिए। तो जो जब जैसे जो कहूं पढ़ने को वो किताब से पढ़ना, वरना पहले बोर्ड पे ही समझाऊंगा मैं। तो जिसने नोट करना हो वो बेशक जरूर करे, लेकिन फार्मूले मैंने फिर इसलिए बुक में लिख दिए हैं ताकि वो रिस्क ना रहे कि आप देख कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, और कल को जब रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ और नजर आ रहा है अपनी राइटिंग की वजह से। कॉस्ट वेरिएंसेस में पहले कराने लगा हूं डायरेक्ट। अच्छा, 4 कंपोनेंट्स है ना कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब पिछले चैप्टर पढ़ लेने के बाद वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच। तो पहले बताने लगा हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो मैं बोर्ड पे समझाने के लिए फार्मूले डराइव कर रहा हूँ ना, वो आपकी मर्जी है, चाहे तो लेक्चर नोट करें, नहीं करना ना करें, लेकिन फार्मूले जो असल में याद करने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। बोर्ड पे भी लिखा करूंगा, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए मैंने लिख के भी दिए हैं। पेज 171 पे आए। स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था एक बिजनेस ने, जिस पे लिखा हुआ था, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ एक चीज, फिर जब समझ आ जाएगी फिर मैं बुक पे पेज पे दिखाऊंगा, अभी ये समझिएगा। एक बिजनेस ने स्टैंडर्ड कार्ड ये बनाया हुआ था कि 1 यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल के 3 किलो लगने चाहिए, और ये मटेरियल 90 रुपए पर केजी मिलना चाहिए। ये उसने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था। अब एक्चुअल फॉर द ईयर ये हुआ कि यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाए 7000, और जो इन 7000 यूनिट्स को बनाने के लिए
मटेरियल यूज हो गया वो हो गया 22,600 kg। ये वही डाटा तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं ठीक है। और ये जो मटेरियल असल में लगा ये हमें मिला 102 रुपए किलो वाला। जितने यूनिट्स बने स्टैंडर्ड कार्ड को सामने रखते हुए, जितने यूनिट्स बने कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी? जितने यूनिट्स एक्चुअली बने स्टैंडर्ड कार्ड को सामने रखें तो कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी? क्या करूं? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट 21,000 किलो 90। ये 21,000 कहां से आ गए? मैंने कहा 7,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 7,000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 21,000 किलो लगने चाहिए थे, 90 रुपए का एक। तो कितने में ये 7,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए थे? 1890,000। जबकि एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी? हाँ जी 22,600 किलो लग गए, 102 रुपए का एक, 2305,200। कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ हमारी सोच से? 415200। क्या एडवर्स? क्या एडवर्स? जो मटेरियल पे खर्च एक्चुअली हुआ, होना जितना चाहिए था उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ। इसको कहते हैं वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर पहचान करनी हो तो ये एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है। क्यों एडवर्स है? क्योंकि जितना खर्चा होना चाहिए था ज्यादा खर्चा हो गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्यों ज्यादा खर्चा हुआ? मटेरियल का रेट भी महंगा मिला और क्वांटिटी भी ज्यादा लग गई। यानी हमें इस मटेरियल कॉस्ट ज्यादा खर्च हो जाने में दो तरह से मार पड़ी, क्वांटिटी में भी और रेट में भी। अगर हम इसको तोड़ना चाहें कि कितनी मार क्वांटिटी की वजह से पड़ी है, कितनी मार प्राइस की वजह से पड़ी है, तो उसके लिए दो और फार्मूले बना लेते हैं। अगर ये देखना चाहें कि कितना मसला प्राइस की वजह से हुआ, प्राइस की वजह से कितना मसला हुआ, तो 22,600 किलो हमने खरीदे हैं। मिलने कितने चाहिए थे? नहीं सॉरी, मिलने कितने के चाहिए थे? 90। 203400, जबकि हमें ये 22,600 102 के मिले। 2305,200। तो कितने महंगे मिले? 271,200। महंगे मिले सस्ते मिले? महंगे मिले। इस वक्त हम क्या वेरिएंस का पोर्शन चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमने प्राइस सोची थी उस प्राइस में हमारे साथ क्या हुआ। इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा मैं डायरेक्ट का वर्ड नहीं लगा रहा साथ साथ, ठीक है, बार बार डायरेक्ट का वर्ड नहीं लगा रहा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, तो मटेरियल कौन सा? डायरेक्ट ही ना, इसलिए बस मटेरियल लिख रहा हूं। इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और इसकी भी अगर पहचान करनी हो तो ये एडवर्स है कि फेवरेबल है? क्यों? महंगा मिला, बिल्कुल सही है।
और अगर हम ये देखना चाहें कि चलो प्राइस का चेंज तो देख लिया कितनी मार पड़ी, क्वांटिटी की वजह से कितनी मार पड़ी, इसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ₹21,000 किलो लगने चाहिए थे जबकि 22,600 किलो लगे, तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का आंसर 1600 रुपए, 1600 किलो। ये बताएं कि ये 415200 क्या है, रुपीस। और मैंने अभी बात आगे ही ये बढ़ाई थी कि हम इसको तोड़ के देखना चाह रहे हैं कि कितना मसला पैसों में रेट चेंज होने की वजह से है और कितना मसला किलो चेंज होने की वजह से। तो इसका आंसर भी मैं रुपए में निकालूं या किलो में ही चल जाएगा? रुपीस में निकालना है, तो रुपीस में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना? करते हैं इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। यहां तक बात समझ आई? दोबारा, जितने यूनिट्स बनाए, अच्छा मैं कॉस्ट वेरिएंसेस जितने, मैंने ये बात लिखी हुई है, कॉस्ट वेरिएंसेस में जितने भी पढ़ाने लगा हूं ना, वो सब हम इस बेस पे करने लगे हैं जितने यूनिट्स एक्चुअली बने, यानी जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना खर्चा लगना चाहिए था और एक्चुअली कितना लगा, कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी, आंसर इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और इसको मजीद तोड़ रहे हैं हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में क्या किया, जितने किलो लिए इतने के मिलने चाहिए थे, इतने के मिले, तो यहां से हमें प्राइस की मार पता चल गई। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी में कितनी मार पड़ी, तो इनटू 90 या 102, तो फिर 90 होगा। इसको 90, इसको 102 से, वो तो ये आ जाएगा 90 से। क्यों 102? 102 क्यों? 102 कह रहे हैं ना, क्यों? हाँ, अच्छा, और 102 क्यों? अच्छा 90 क्यों? जिनको लगता है 90, तो क्यों 90? हाँ, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अच्छा चलें, ये ले 102 102। अब बताएं, तो 102 102 लिखूं कि 90 90 लिखूं? ये क्यों है? क्या स्टैंडर्ड प्राइस? नहीं, वो तो मुझे पता है स्टैंडर्ड प्राइस है, लेकिन क्यों स्टैंडर्ड प्राइस लिखनी है, एक्चुअल क्यों नहीं लिखनी, ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा 102 102 कर दूं तो क्या हर्ज है उसमें? ठीक है, किधर है, कौन है, कौन बोल रहा? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, क्यों, क्या हर जगह 102 102 लिख दें लो? स्टैंडर्ड तो हम यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटी तो हमने कंपेयर कर ली, इतना लगनी चाहिए थी, इतनी लगी। प्राइस की बात कर रहे थे, हमने कंपेयर कर ली, इतने के मिलना चाहिए था, इतने का मिला। बात ये हो रही है कि यहाँ पर कितने रुपए से मल्टीप्लाई करना, क्यों क्यों 102 रखने में क्या मसला है? 90 90 ही रखेंगे। अच्छा वैसे मैं इतना हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ अक्सरियत कौम की जो है ना वो इस पे बदद होती है कि 102 लिखना है यहाँ। तो मैं हैरान हूँ कि इतने काबिल लोग एक क्लास में कैसे हो सकते हैं।
90 होगा। रीजन उसकी ये है कि अगर हमने यहाँ 102 लिख लिया ना, तो प्राइस का महंगा होना इस आंसर में फिर शामिल हो जाएगा, जबकि प्राइस का महंगा होना हम यहां निकाल चुके। अगर यहां 102 यूज कर लिया तो प्राइस का महंगा होना फिर से इसके अंदर मिल जाएगा, तो इसलिए 90 यूज करेंगे। इसका आंसर क्या बना? 203400 14400। अच्छा, 14400 और इसको मिलाएं, ये बनता है। तो इसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी वेरिएंस की जगह इसका एक और नाम इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं यूजेज वेरिएंस। अच्छा, अब इसका अगर फार्मूला बना लें तो अच्छा, फार्मूले जो है ना वो एब्रीवेशंस को यूज करके बनाए हुए हैं और वो बिल्कुल एग्जाम में एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। बस आप एक बार अच्छी तरह याद कर लेंगे ना ये एब्रीवेशंस, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी सवालों में। लेकिन मसला ये है कि बच्चे ना फार्मूले याद करते ही नहीं है कि जी हो जाएंगे आस्ता आस्ता। तो जब पास्ट पेपर के मुश्किल सवाल कराता हूँ तो उसमें पास्ट पेपर की मुश्किलों में फंसने की बजाय वो फार्मूलों में ही फंसे रहते हैं। तो फार्मूले अच्छी तरह याद करेंगे तो फिर ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फार्मूले ही याद नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसका फार्मूला बना के देता हूं। 4 टर्म्स बोल रहा हूं, लिखी हुई है मैंने वहां पर, अभी बस समझें इसको। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ए क्यू कहूंगा मैं जितने एक्चुअली क्वांटिटी प्रोड्यूस की, सॉरी जितनी एक्चुअली क्वांटिटी मटेरियल की लगी, और एस क्यू जितनी लगनी चाहिए थी। यानी ये एस क्यू और ये ए क्यू, और ये मेरे ख्याल में आप एक्चुअल कॉस्ट 102 रुपए पर किलो। अच्छा, ये सारी टर्म्स बताइए ना, ये हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल के किलो, मटेरियल के किलो, मटेरियल का रुपी पर किलो, मटेरियल का रुपी पर किलो। एसी क्या हुआ? 102 और स्टैंडर्ड कॉस्ट 90। तो ये फार्मूला बना लेते हैं एस क्यू इंटू एस सी और ए क्यू इंटू ए सी। ये एडवर्स है कि फेवरेबल है? तो इसका ना फार्मूला अरेंज ही ऐसे कर दिया बुजुर्गों ने कि आप इसमें से इसको माइनस करें, ताकि अगर आंसर पॉजिटिव आया तो अच्छी बात होगी, नेगेटिव आया तो वो एडवर्स होगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या बन गया? एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। अच्छा, इतनी अकल की मैं बहरहाल उम्मीद जरूर रखता हूं आपसे कि कभी सवालों के अंदर मैं ऐसे लिख जाया करूंगा और कभी सवालों में मैं ऐसे लिख जाया करूंगा। तो इस पे तो नहीं को बुरा मनाना है, ओके। अच्छा, प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या बन गया? ये क्या है? ए क्यू। ये क्या है? ए क्यू ही है, और ये ए सी। तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बन गया ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। और ये क्या है? एस क्यू एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू एस सी। क्या 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 क्या? हाँ, ये बताता हूं अभी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या बन गया? एस क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। और प्राइस वेरिएंस का ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी।
यूजेज वेरिएंस का। अच्छा, इसमें याद करने में शायद आसानी हो, जो अभी एक हिंट बता रहा हूं, अगर अच्छा लगा तो। कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूले में तो SSAA है। जब प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड और एक्चुअल, क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है। और जब क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं तो ज़ाहिर है SQ AQ का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस स्टैंडर्ड रखनी है। दोबारा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस SQSC AQSC, ये तो है ही स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। लेकिन जब प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, और जब क्वांटिटी का वेरिएंस लग रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड रखनी है। बेकार बात है। प्राइस वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल, क्वांटिटी वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड, प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, और क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की सीधी सीधी शक्ल क्या बन गई फिर? मटेरियल प्राइस वेरिएंस की सीधी सीधी शक्ल बन गई और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की ये बन गई इनकी सीधी शक्ल। अब ये याद आपने करने हैं, लेकिन ये हो जाते हैं याद, ये कोई बहुत मुश्किल फार्मूले नहीं है, सवालों में कर करके याद हो जाएंगे। ये जो मैं टिप बता रहा था दोबारा बताता हूं, कॉस्ट वेरिएंस में तो S और A ही है। जब प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, और जब क्वांटिटी का वेरिएंस ले रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड है। एक टिप। और दूसरी टिप, S माइनस से पहले है, A माइनस के बाद है, यानी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है। दोबारा, ये फार्मूले हैं, ये याद करने हैं। वैसे आपको मैंने एक दो टिप्स बताई हैं। कॉस्ट वेरिएंस में तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही है। जब प्राइस का वेरिएंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, जब क्वांटिटी का वेरिएंस लग रहे हैं तो प्राइस स्टैंडर्ड रखनी है। एक ये टिप बताई। दूसरी टिप ये बताई कि S माइनस से पहले है, A माइनस के बाद है। और ये तमीज इसलिए रखी है बुजुर्गों ने ताकि आंसर पॉजिटिव आए तो वो फेवरेबल है, और आंसर नेगेटिव आए तो एडवर्स। अब बताएं किसको क्या इख्तलाफ। हाँ, इसमें कोई चीता ये हो सकता है जो अपने दोस्त को कहे यार तुझे मैं एक तरीका बताता हूँ, सर को नहीं पता। तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब सवालों में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना पड़ रहा होता, कभी कभार 5-5, 6-6 नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये मैंने सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ये रिकमेंड नहीं करता मैं कि आप इसको याद रखें, आप इसी को याद रखें। अगर आपने याद इसको रख लिया ना तो फिर कुछ सवालों में आपको मुश्किल होने लग जाएगी, तो इसलिए आप इसको इस शक्ल में ही याद रखें। ये बात समझ आई? अब आप आए पेज, क्या लिखा था, 171, पेज 171। और इसमें पहले आप देखें, एक केस 1 लिखा हुआ है मैंने और एक केस 2 लिखा हुआ है। पहले देखें इनमें फर्क मिल गया। नहीं मिला फर्क? केस 1 क्या लिखा हुआ? मटेरियल क्वांटिटी सामने दिखा देता हूं मैं, बस ये केस 1 पढ़ा दिया, खत्म। बस ये खत्म कर रहा हूं क्लास।
एक छोटी सी कैलकुलेशन कर देंगे बस आप, फिर बस खत्म क्लास। मटेरियल के वेरिएंसेस, केस 1 मैंने बनाया हुआ है कि फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर, फॉर द मंथ, जो भी है सवाल में, जितने किलो खरीदे उतने ही किलो इस्तेमाल भी हो गए। जितने किलो खरीदे उतने ही किलो इस्तेमाल हुए। और केस 2 ये बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं है। कैसे पता चलेगा सवाल में इनमें से कौन सा है? बताया होगा, यानी ये नहीं बताया होगा केस 1 केस 2, आपको क्वांटिटीज देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में मैंने आपको कहीं बताया कि परचेज कितने किए, तो बस परचेज यूज बराबर है। और अगर मैं बताता कि मटेरियल परचेज्ड 24,000 किलो, मटेरियल यूज्ड 22,600 किलो, तो फिर ये केस 2 हो जाता। अभी मैंने आपको इस वक्त केस 1 बता दिया है। ये वही 3 फार्मूले लिखे हुए मैंने, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। ये मैंने वही 3 फार्मूले लिखे हैं। और कॉस्ट वेरिएंस ये भी, और अगर इन दोनों को सम कर लें तो ये भी। तो ये फार्मूले ये वही है जो भी समझाए हैं, और ये वही बात लिखी हुई है जो भी समझाई थी। SCAC, AQ एक्चुअल आउटपुट, मतलब जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितना मटेरियल यूज हुआ, और SQ जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल शुड हैव बीन, होना चाहिए था। यानी इस सवाल में 21,000 किलो, 22,600 किलो, 90 रुपए, 102 रुपए। तो मैंने आपको ये बताया है अभी, ठीक है। इससे अगले पेज पे एक इलस्ट्रेशन 1 है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर दें, कैलकुलेटर पे ही कर दें बेशक। एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1, और कर लें तो अपना ये आंसर मैच कर लें, मैंने एंड आंसर लिखा हुआ।
cost into actual quantity. हाँ जी, डन, यही आंसर सबके, सारे के सारे। चलें ठीक है, गुड। चलिए टैली करा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस क्यू 20,000 इंटू एस सी माइनस ए क्यू 22,500 इंटू ए सी। प्राइस वेरिएंस ए क्यू इंटू एस सी माइनस ए क्यू इंटू ए सी। क्वांटिटी वेरिएंस एस क्यू 20,000 इंटू एस सी ए क्यू इंटू एस सी। बस छुट्टी, अल्लाह हाफ़िज़।